एक 4 साल का लड़का एक गांव में पहुंचता है और उछलकर एक घूंघट करने वाली महिला की गोद में जाकर बैठ जाता है। वो महिला चलती हुई होती है और जबरदस्ती उस महिला से कहता है कि गोद में उठाती हो या नहीं उठाती। अब वो महिला बच्चा समझकर इस लड़के को गोद में उठा लेती है। जब इस लड़के को गोद में उठाती है तो ये उस महिला के कान में कुछ ऐसा करता है कि वो महिला घूंघट समेत अपने सीने में दोनों हाथों को मारती है और कहती है कि हाय राम, ये चमत्कार तो पहली बार देखा है, क्या ऐसा हो सकता है। और वो महिला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और गांव के लोग इस लड़का के साथ आए हुए लोगों पर आरोप लगाने लगते हैं कि हमारे गांव की महिला से क्या कहा है जो इतनी व्याकुल, विचलित और परेशान हो चुकी है। दोस्तों, इस गांव में विवाद जैसा माहौल खड़ा हो जाता है। कौन सा ये गांव था, कौन था वो लड़का जो 4 साल की उम्र में एक महिला के कान में कुछ ऐसा कह गया कि वो महिला सीने में हाथ मारकर पूरे गांव में रोती हुई फिरती है। ऐसा हो सकता है। बात तो पुरानी है लेकिन बहुत ही दिलचस्प घटना है। कभी कभी हमें कुछ सबूत या कुछ बातें आधी अधूरी मिलती हैं, लेकिन उन्हें सुनकर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। स्टोरी कहूँ या घटना कहूँ या कहानी कहूँ, जैसा आप सही समझे वैसा इसको लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी ही भावनाओं से खेलने वाली है और बड़ा ही आपको समझाने वाली है कि ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ मेरे भाई, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इस घटना को जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा और हमें वहां पर जाना होगा जहां से इस घटना की शुरुआत होती है। कहां से इस घटना की शुरुआत होती है? दोस्तों, जयपुर के पास जो गांधीनगर फिलहाल है, जहां पर बहुत अच्छी कॉलोनियां बस चुकी हैं। जो ये गांधीनगर पहले नहीं था, जयपुर के पास यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली और सुनसान पड़ी थी, जिनमें यहाँ पर जो मीना राजपूत होते हैं वो जगह जगह झुग्गियां बनाकर रहा करते थे और इस तरह से उनका रहन सहन होता है। अब इन्हीं झुग्गियों में एक लड़के का जन्म होता है। इस लड़के का मीना राजपूत के नाम पर ही नाम होता है और इस लड़के का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद इस लड़के की जो आदतें थी वो बिल्कुल अलग और सबसे विपरीत थी। ये मीना राजपूतों में हुआ भले ही था, लेकिन यहाँ पर इसको बेचैनी, व्याकुलता और परेशानियां होती हैं। बचपन से ही ऐसी जगह पर पैदा हुआ था कि जहां पर आप सोच सकते हैं झुग्गियों में रहना या ऐसी बस्तियों में रहना एक ऐसी बात होती है, क्योंकि ये लोग जगह जगह टेंट की तरह या ऐसे चलते फिरते लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पर जब ये लड़का 2-3 साल का बड़ा होता है, यानी 2 से 3 साल का होता है, तो ये लड़का कहता है कि तुम कैसी जगह पर रहते हो, तुम कौन हो भाई, तुम्हारे खेत कहाँ पर हैं, तुम्हारी जमीन कहाँ पर है। अब जयपुर के पास जो ये परिवार रह रहे थे, ये कहते हैं कि कौन से खेत, कौन सी जमीन। अब ये लड़का कहता है कि अरे अरे, मेरी तो पत्नी भी है, बड़ी खूबसूरत है मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं भैया यहाँ पर नहीं रह सकता। मतलब इसके जो भाई थे, माँ बाप थे, सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ये तो गलत जगह है, मेरे लिए बनी ही नहीं है, आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों रखते हैं। दोस्तों, इस बात का चलता रहता है और पहले सभी लोग, आपको भी पता है, कच्चे मकान बनाकर रहा करते थे, कच्ची जगह हुआ करती थी। पहले कहाँ इतना काम था जो पक्की जगहें बन रही हैं। हालांकि जयपुर में उस जगह गांधीनगर आ चुका है, लेकिन पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग बिना मतलब पक्के मकानों के कच्चे मकानों में रहा करते थे। इसी तरह से यहाँ पर ये लड़का धीरे धीरे 4 साल का होता है और इस बात की खबर हर जगह फैल जाती है कि भाई यहाँ पर जो मीना राजपूत हैं, उनके परिवार में एक ऐसा लड़का जन्मा है जो अपने आप को अलीगढ़ का रहने वाला बताता है। यानी ये लड़का साफ साफ कहता था कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। यानी जयपुर, आप सोच कर देखिए, जयपुर कहाँ पर है और अलीगढ़ कहाँ पर है। ये कहता है कि मैं तो अलीगढ़ में रहा करता था, अलीगढ़ में मेरी मतलब पत्नी है, 2 बच्चे हैं, हमारी भैंसें भी हैं। यहाँ पर वो भैंसों के नाम भी बताया करता था, कहता था कि मैंने एक भैंस का नाम भग्गो रख रखा था, वो भागती बहुत थी। मतलब इस तरह से इसने अपने पशुओं के भी नाम रख रखे थे
और कहता है कि मैं तो यहाँ पर यादव था और तुम लोग क्या मीना राजपूत कहते हो, क्या कहते हो, ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। जब इतना सब कुछ चारों तरफ फैलता है तो ये खबर बनर्जी के पास भी जाती है, जो कि यहाँ पर जयपुर यूनिवर्सिटी में मतलब एक अहम ओहदा रखते थे। बनर्जी के पास जब ये खबर जाती है तो बनर्जी खुद इस लड़के से मिलने के लिए आते हैं। जब इस लड़के से मिलने के लिए आते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं तो बनर्जी को इनकी बातों में सच्चाई लगती है। ये रोता है अपनी पत्नी के लिए, ये बनर्जी के पैरों में गिड़गिड़ा जाता है और कहता है कि मुझे ना अलीगढ़ जाना है, मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर साड़ी पहनती है, बहुत खूबसूरत है, और देखो यहाँ पर कैसे कपड़े पहनते हैं। ये लड़का 4 साल का था। बनर्जी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हें ये भी पता है कि महिलाएं साड़ी भी पहनती हैं। अब ये बात भी सिद्ध हो रही थी, उधर साइड सभी साड़ियां पहनती हैं। दोस्तों इसी तरह से ये लड़का बहुत बेचैन और व्याकुल हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। जब इस लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो बनर्जी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमारा जो बेटा है वो खाना पीना नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर बनर्जी के पास उस समय मैं आपको बताऊं एक जीप थी। जीप इनके पास होती है। गांव के लोगों को यहाँ पर बनर्जी कुछ जो रिसर्च किया करते थे पुनर्जन्म पर, उन लोगों को बनर्जी इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर इस लड़के के साथ कहा जाता है कि इस लड़के को ही खाली और इसके पिता को ही लेकर जाओ और जाओ देख कर आओ क्या ये लड़का सत्य बोल रहा है। उधर किसी को भी कुछ नहीं पता था जो यहाँ पर अलीगढ़ में परिवार रहता है। इस लड़के को लेकर ये ड्राइवर के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। बनर्जी साहब ने कहा कि पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी को लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही जो ड्राइवर होता है वो इस लड़के को और इसके साथ जो भी लोग थे रिसर्च करने वाले उन्हें लेकर चलता है, तो यहाँ पर वो इन सभी को भिंड की तरफ से रास्ते से ले जाता है। तो ये 4 साल का लड़का एकदम से चहक कर बोलता है, कहता है कि गाड़ी वाले बाबू आप जिधर जा रहे हो रास्ता यहाँ पर मुरैना के पास चंबल बेली के पास जाएगा और वहां पर हमें बहुत सारे लुटेरे मिल सकते हैं और वो हमें लूट सकते हैं। गाड़ी वाला मुस्कुराने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि मैं कई बार इस रास्ते से गुजर चुका हूँ लेकिन मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। इस लड़के की बातें ध्यान ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लड़का कहता है कि कोई बात ना, तुम आगे चलते रहो। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के के कहने पर जब ये लोग आगे चलते रहते हैं तो रास्ते में सच में ही मुरैना के पास जब ये चंबल बेली पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे डाकू निकलकर इनकी जीप को रोक लेते हैं। अब जो इस लड़के के साथ रिसर्च करने वाले आए थे वो कहते हैं कि ये लड़का तो सच कह रहा था, तुमने बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी वाले में डांट लगाने लगते हैं। यहाँ पर जो डाकू निकले थे वो समझ रहे थे कि मारवाड़ी लोग हैं, अच्छा खासा मोटा धन मिलेगा, वो भी इन सभी को गाड़ी से उतारते हैं। लेकिन रिसर्च करता कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो केवल इस लड़के को जयपुर के पास से लेकर आए हैं। और ये लड़का कहता है कि मैं मथुरा का यानी मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और अलीगढ़ में मेरा पूरा परिवार रहता है। इसको पिछले जन्म की बातें याद हैं, हम तो केवल उन्हें सत्य और सिद्ध करने के लिए इस लड़के को लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे ही डाकू इस बात को सुनते हैं तो वो बड़े प्रसन्न और खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो विधि का विधान है और हम इसमें बीच में रोड़ा कैसे बन सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो डाकू लूटना चाह रहे थे वो पुनर्जन्म की घटना को सुनते ही इनकी खातिरदारी करने लगते हैं। अच्छा सा पकवान बनाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन बनाते और कहते हैं कि साहब जी आप रात के वक्त आगे नहीं जा सकते, अगर आप रात के वक्त आगे गए तो आगे हमारी तरह के आपको और लुटेरे मिलेंगे और वो हमारी तरह के अच्छे दिल के इंसान नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के के साथ पूरी रात यहीं पर गुजारी जाती है उन डाकुओं के कहने पर और यहाँ पर इनकी बड़ी खातिरदारी की जाती है और सुबह डाकू इनको विदा करते हैं। और ये पूरी टीम इस लड़के को लेकर इस लड़के को यहाँ पर अलीगढ़ के छरा गांव का ये नाम लिया करता था, अलीगढ़ का जो छरा गांव होता है वहां पर लेकर पहुंच जाते हैं। अब कहां से शुरू करें, लेकिन एक छोटा सा 4 साल का लड़का इनसे भी आगे चलता है और उस गांव की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर सहलाता है।
इस पल को देखकर जो रिसर्च करता है वो बताते हैं आज भी बाकायदा ये पूरी कहानी यहाँ पर जयपुर की यूनिवर्सिटी पैरासाइकोलॉजी में यहाँ पर पूरी घटना लिखी रखी हुई है। यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले थे उनकी आंखें भर आती हैं कि एक अपने गांव की मिट्टी से इतना प्रेम, ये लड़का उस मिट्टी को हाथों में लेकर रफ करने लगता है यानी रगड़ने लगता है और उसकी सुगंध महसूस करता है और उसे प्रणाम करता है और कहता है 4 साल का बच्चा, मैं वापस आ गया हूं अपनी खेती भरी जिंदगी में। यानी ये किसान था। अब ये लड़का पूरी टीम को अपने आगे आगे चला रहा था, टीम पीछे चल रही थी और ये निश्चिंत था, ये कभी भी अलीगढ़ के छरा गांव में कभी भी नहीं आया था। जब से ये पैदा हुआ था ये जयपुर से बाहर कभी निकला ही नहीं था। टीम हर एक पॉइंट को नोट कर रही थी कि हाँ भाई ये बात सच है। तभी वहां पर एक महिला घूंघट डालकर इस लड़के के सामने से निकलती है। ये लड़का जोर से उस महिला की तरफ भागने लगता है, भागता हुआ पीछे से उस महिला की मतलब जैसे अपनी दोनों बाहों से भर लेता है। छोटा होता है 4 साल का। तो महिला कहती है, जो यहाँ पर अलीगढ़ की भाषा है, कि अरे मैया किसका बच्चा है। तो यहाँ पर ये लड़का सीधा होता है, कहता है कि मुझे गोदी में उठा। ये महिला कहती है कि अरे मैं तुझे गोदी में क्यों उठाऊं, कौन है भाई तू, कहां से आया है। ये कहता है कि बड़ी बदतमीज हो चुकी हो, गोदी में उठाओ मुझे, मतलब जबरदस्ती करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जब ये लड़का ये महिला जबरदस्ती इसको मतलब ये जबरदस्ती करता है तो बच्चा समझकर, 4 साल का बच्चा था, दिल बहुत अच्छा था उस महिला का, गोद में उठा लेता है। अब ये व्यक्ति अपनी मतलब इस महिला के घूंघट को उठाकर बड़ा मुस्कुराता है, बहुत हंसता है। उस पलों को याद कीजिए, आप सोचिए अपने दिमाग में। और यहाँ पर अपनी उस जो साड़ी वाली महिला थी उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। उसके कान में जैसे ही फुसफुसाता है तो ये महिला बहुत धाड़े मार मार कर रोने लगती है। अब जो टीम होती है वो बड़ी परेशान और व्याकुल हो जाती है, भैया इसने इसको क्या कर दिया, ये तो हमें इस गांव में पिटवाएगा। जब ये महिला दहाड़े मार मार कर रोती है तो यहाँ पर ये कहती है कि अरे भैया मेरा तो मरा हुआ मर्द वापस जीवित होकर आ गया। यानी इसने कुछ बातें इस महिला के कान में कही थी। सारे गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, इस महिला के घर वाले भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्या कह रही है तू, क्या कह रही है अत्री, ये क्या बातें हैं। मतलब उस महिला का नाम अत्री होता है। वो कहती है कि ये मेरा पति है, ये मेरा वही पति है, ये मेरा वही रमेश पति है जिसका मैं इंतजार तो नहीं कर रही थी लेकिन जिसके बिना मैं जी भी नहीं पा रही थी। अब गांव वाले कैसे यकीन करें। उसके बाद ये अपनी उस भग्गो भैंस के पास जाता है जो अभी तक बिची नहीं थी। कुछ छोटे छोटी पड़ियां जिन्हें छोड़कर गया था, यानी बच्चे भैंस के, वो बड़े हो गए थे। एक गाय का नाम भी इसने रख रखा था। सभी को बताता है। घर वाले कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये बातें सभी एक किताब में नोट की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? क्योंकि पूरी रिसर्च टीम उसके साथ थी। गांव के लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई जयपुर से आकर इतनी सारी बातें कैसे बता सकता है। अच्छा, पत्नी की तरफ इसका एक अलग ही रवैया था, मतलब उसे देखकर मुस्कुराना, और उससे कहता है तेरे लिए ना मैं बहुत तड़पा हूँ, तुझे बहुत याद करता था, जहाँ पर मैं रहता हूँ वो जगह ऐसी नहीं है जैसी ये जगह है। इस तरह की बातें करता है। अच्छा, घर वालों को यकीन नहीं होता तो दोस्तों ये एक दीवार में आला बना हुआ था और उस आले में इसने कुछ ऐसी चीजें कर रखी थी, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो पिछले जन्म में 27 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। 27 साल की उम्र में ये इस दुनिया से चले जाता है। एक हादसे के कारण इसकी मृत्यु होती है। उस आले में से भी नीचे की तरफ कुछ ऐसी एक छोटी सी कुछ ऐसा बना हुआ था कि जिसमें इसने पैसे रख रखे थे, और इस बात के बारे में इस व्यक्ति को ही पता था। अब यहाँ पर ये लड़का 4 साल का उन पैसों को निकालकर अपने परिवार को दे देता है। अब परिवार को यकीन हो जाता है कि ये हमारे ही घर का सदस्य है, और यहाँ पर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एकदम से उनका मरा हुआ 27 साल का बेटा एकदम से अचानक से एक टीम के साथ आकर खड़ा हो जाता है। जब ये भैंसों के नाम बता रहा था तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पहले लोग बड़े मिलनसार होते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनकी जो पत्नी होती है वो बड़ी खुश होती है कि मेरा पति वापस आ गया है, लेकिन आप सोच कर देखिए 4 साल का पति और कहाँ महिला बहुत उम्र की हो चुकी थी, ज्यादा उम्र तो नहीं थी,
क्योंकि वो 27 साल का गया था और उसके 4-5 साल बाद ही वो वापस आ गया था। तो महिला कुछ ऐसी थी, 25-26 साल की ही थी। वो अपने पति से काफी 5-6 साल या 7 साल छोटी थी। तो इस तरह से इन दोनों में, और इसके जो 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को पहचान कर बड़ा ही खुश होता है। कहता है कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हैं और मतलब हष्ट पुष्ट हैं। ये पूरे परिवार से मिलता है, माँ से मिलता है। माँ से कहता है कि माँ, तुझे बहुत याद किया है, तू देख कितने अच्छे कपड़े पहनती है। लेकिन जो मेरी अब फिलहाल माँ है ना, वो अलग तरह के कपड़े पहनती है। वो घाघरा सा पहनती है और कुछ इस तरह से। अच्छा, माँ के दुपट्टे को लेकर ऐसे करके, साड़ी को लेकर ऐसे मतलब करके दिखा रहा था, बोलो जो मेरी माँ है। तो जो इस जन्म का पिता था वो भी भावुक हो जाता है, भाई हमारे बारे में कैसी सोच रखता है। 2 राज्य को फर्क हो गया ना कि कहाँ जयपुर और कहाँ अलीगढ़। इस तरह से ये पूरे परिवार से मिलता है। तभी एक बात कहता है सभी के सामने, कहता है कि आप लोगों को अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी पत्नी से कमरे में जाकर बात कर सकता हूँ। अब सब लोग हंसने लगते हैं। एक तो तभी से सभी हंस रहे थे कि 4 साल का बच्चा इतनी बड़ी महिला से कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो, अदब से बात करो, तमीज से मुझसे बोलो। बच्चों को तमीज नहीं सिखाई, ये मुझे पापा क्यों नहीं कह रहे हैं, बाबा क्यों नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ पर और भी ठाके मार मार कर लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर रिसर्च टीम जो इसके साथ आई थी, यहाँ पर जो बैनर्जी साहब ने रिसर्च टीम भेजी थी, उन्होंने कहा कि भाई तेरा जो मन करे तू कर ले, तू बात कर ले, और भी ज्यादा जितनी देर तक तुझे बात करनी है उतनी देर तक तू बात कर सकता है। अब यहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में जाता है और पत्नी से कहता है कि पता है भाग्यवान, मैं बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए। पत्नी कहती है, वो घूंघट अंदर ही खोलती है। कहते हैं, बताने वाले रिसर्च टीम ने ये पॉइंट भी अपने उसमें जमा किए थे। कहते हैं कि अपनी पत्नी के गालों पर हाथ फेरता है, कहता है कि तुम बड़ी सुंदर हो, मैंने तुम्हारे जितनी सुंदर कोई महिला अब तक नहीं देखी है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, तुम्हें बहुत चाहता था, लेकिन जो गलती से मेरी मृत्यु हुई है ना, उसके कारण मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूं, लेकिन अब मेरे और तेरे कद में बहुत फर्क हो चुका है। मैं बहुत लंबा, यानी तुम बहुत बड़ी हो और मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस जन्म में मरते दम तक भी नहीं भूलूंगा। मैं आज के बाद यहाँ पर आऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिन रहा नहीं जाएगा। तुम मुझे इतनी प्यारी लगती हो। कहते हैं कि जब ये पिछले जन्म में था तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था, पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। उस जन्म में पत्नी का प्रेम करता था उस टाइम में जब महिलाओं की कदर घरों में नहीं हुआ करती थी, केवल महिलाएं एक इस्तेमाल की चीज थी। उस जमाने में अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। ये करीबन आध घंटे तक अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरे बच्चों की शादी कैसे करनी है, क्या करना है। हाँ, मैं अब अपनी बेटी और बेटे की शादी पर ही आऊंगा, उससे पहले मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं वहां पर रहता हूं और मैं इस दुनियादारी को समझ चुका हूं। आप सोचकर देखिए, कितना सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पत्नी की आंखें भर आती हैं। कहती है कि तुमसे क्या कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, किन लफ्जों से कहूं कि कैसे तुम्हारे बिन गुजारा चल रहा है। जिंदगी काटे नहीं कटती है, रातें बड़ी लंबी लगती हैं, दिन लगता है कि कैसे ये वक्त गुजरेगा, और कब मेरी मृत्यु मेरे द्वारे पर आएगी, और कब मैं दूसरा जन्म लेकर मेरी नई दुनिया बसेगी। बहुत याद करती थी तुम्हें। 4 साल का लड़का कहता है कि मुझे पता है, मेरे बिस्तर को पकड़ पकड़ कर, जो मेरी चारपाई थी उसे पकड़ कर तू रोया करती थी। पूरी रात जब मैं 13 दिन मरने के बाद घर में रहा था, तो तू एक खाट के पाई पर अपना सर लगाकर पूरी रात निकाल दिया करती थी मेरी याद में। तभी तो मैं आया हूं। मैंने उसी वक्त प्रण ले लिया था कि दोबारा आऊंगा और अपनी पत्नी की पूरी चाहत को पूरा करूंगा। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि 4 साल की उम्र के शरीर में तुम्हारी कौन सी चाहत मैं पूरी करूं। एक आत्मा ऐसे उलझकर रह जाती है। दोस्तों, ये पूरी 100% सत्य घटना है। यहाँ पर बैनर्जी इनके गवाह होते हैं। इनके ऊपर पूरी एक स्टोरी और एक किताब लिखी गई है जयपुर की यूनिवर्सिटी में, पैरा साइकोलॉजी में। मतलब आपको इसकी पूरी कहानी, पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से कुछ चीजें हमारी जिंदगी में बदल जाती हैं।
नम भरी आंखों से जो ये लड़का होता है अपने घर से विदाई लेता है, लेकिन इससे रहा नहीं जाता है ये बीच बीच में, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा था वहां से यहाँ तक आने का। तो ये करीबन 2 या 3 बार अपनी पत्नी से जरूर मिलने के लिए आता है, अपनी माँ से मिलने के लिए आता है, एक अपने बच्चों की शादी पर आता है। जब अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से मिलता है और बहुत कुछ करता है। तो ये स्टोरी ऐसी थी कि थोड़ी सी भावनात्मक थी और भावुक करने वाली थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारी जिंदगियां उलझ जाती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, मानिए भैया पुनर्जन्म होता है, 100% होता है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, आज बहुत लेट हो चुकी हूँ शाम की वीडियो में। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम चलने वाली है, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं तब भी डालूंगी क्योंकि किसी काम से उलझी हुई थी। तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत ज्ञानवर्धक है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।